हेलो एवरीवन, दिस इज मुर्तजा गाइद और आज हम बात करेंगे सिंक्रोनाइज्ड विदहोल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम रूल्स, इन शॉर्ट स्वाप रूल्स के हवाले से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिसेंटली 22 दिसंबर 2023 पे एक एसआरओ इश्यू किया, दैट इज एसआरओ 1846 ऑफ 2023, और इस एसआरओ के थ्रू इनकम टैक्स रूल्स 2002 के चैप्टर 9 में एक पार्ट 4 ऐड किया गया स्वाप रूल्स के नाम से। करंटली तो ये स्वाप रूल्स प्रोपोज फॉर्म में या ड्राफ्ट फॉर्म में शेयर किए गए और सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर से उनकी ओपिनियंस और सजेशंस मांगी गई है विद इन 7 डेज, और चंद दिनों में एफबीआर इसका एक फाइनल वर्जन इशू कर रहा होगा। अब ये स्वाप रूल्स क्या चीज़ है या स्वाप किस कॉन्सेप्ट का नाम है, इसको तो हम आज की इस डिस्कशन में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस स्वाप के सिस्टम का एक ब्रीफ ऑब्जेक्टिव, एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। देखिए, करंटली हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मल्टीपल सेक्शंस हैं जो कि विदहोल्डिंग के प्रोविजंस को गवर्न करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मल्टीपल सेक्शंस डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस के केस में डिफरेंट विदहोल्डिंग एजेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करते हैं कि जब वो ट्रांजैक्शन की पेमेंट करे तो ट्रांजैक्शन की पेमेंट से टैक्स का अमाउंट कलेक्ट या डिडक्ट करके टैक्स अथॉरिटीज को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 149 है जो कि सैलरी की पेमेंट पे विदहोल्डिंग के प्रोविजंस को गवर्न करता है। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 155 है जो कि रेंट की पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग के प्रोविजंस को गवर्न करता है। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 233 है जो कि ब्रोकरेज एंड कमीशन की पेमेंट के अगेंस्ट विदहोल्डिंग के प्रोविजंस को कवर करता है। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हैं जिसके तहत डिफरेंट ट्रांजेक्शंस में डिफरेंट विदहोल्डिंग एजेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की गई है कि वो अपनी ट्रांजेक्शन की पेमेंट से टैक्स का अमाउंट कलेक्ट या डिडक्ट करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा रहे होंगे। अब करंटली विदहोल्डिंग का जो ये सारा प्रोसीजर है ये मैनुअली परफॉर्म किया जाता है, यानी कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की पेमेंट के वक्त विदहोल्डिंग एजेंट पेमेंट से टैक्स का अमाउंट कलेक्ट या डिडक्ट करता है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे कर रहा होता है। फिर हर क्वार्टर एंड होने के बाद पूरे क्वार्टर की जितनी ट्रांजैक्शंस है जिनके ऊपर विदहोल्डिंग की गई है उन सारी ट्रांजैक्शंस को विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के थ्रू एफबीआर को रिपोर्ट किया जा रहा होता है, और फिर एफबीआर केस टू केस बेसिस पे कुछ विदहोल्डिंग एजेंट्स को मॉनिटरिंग के लिए, कुछ विदहोल्डिंग एजेंट्स को ऑडिटिंग के लिए सेलेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली उनकी विदहोल्डिंग की कंप्लायंसेस की मॉनिटरिंग परफॉर्म की जा रही होती है। तो ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें मैनुअली हो रही है तो इनको डिजिटलाइज करने की जरूरत है, और डिजिटलाइज करने से अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या हासिल होगा सर? ऑब्वियसली टैक्स बेस इंक्रीज हो रही होगी, टैक्स रेवेन्यूज में ग्रोथ दिखी जाएगी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी इंफोर्समेंट के जो मैटर्स हैं उनमें जो टाइम और कॉस्ट लग रहा होता है टैक्स अथॉरिटीज के पार्ट पे एज वेल एज टैक्स पेयर के पार्ट पे, तो इस टाइम और कॉस्ट के अंदर सेविंग्स जनरेट हो रही होगी। इसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए टैक्स अथॉरिटीज ने स्वाप और स्वाप रूल्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इन स्वाप रूल्स को इनकम टैक्स रूल्स में रूल नंबर 46 से लेकर 53 तक कवर किया गया है। बेसिकली इन स्वाप रूल्स में स्वाप रूल्स की एप्लीकेबिलिटी, कुछ की टर्म्स की डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, स्वाप एजेंट्स के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, स्वाप पेमेंट रिसीट का कॉन्सेप्ट, और फिर फाइनली एक्सटेंशन ऑफ टाइम और कुछ पीनल प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं। तो वन बाय वन हम इन रूल्स को कवर करेंगे और इन स्वाप रूल्स के हवाले से एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। सबसे पहले तो इस स्वाप के सिस्टम को समझते हैं कि स्वाप का सिस्टम है क्या। स्वाप बेसिकली एक एफबीआर का वेब बेस्ड पोर्टल है, एक एफबीआर का कंप्यूटराइज सिस्टम है। जो भी स्वाप एजेंट एफबीआर नोटिफाई करवाएगा, बेसिकली एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एफबीआर बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, बाय वे ऑफ एसआरओ कुछ स्वाप एजेंट्स नोटिफाई करवाएगा, और इन स्वाप एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इस स्वाप सिस्टम दैट इज एफबीआर वेब बेस्ड पोर्टल या कंप्यूटराइज सिस्टम को इंस्टॉल करना है और एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना है। फिर जितनी भी ट्रांजैक्शन जो कि सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग होगी उन सारी ट्रांजैक्शंस की पेमेंट इस स्वाप सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट की जा रही होगी। इससे होगा ये कि विदहोल्डिंग का जो ये सारा प्रोसीजर या मैकेनिज्म है ये ऑटोमेटिक हो रहा होगा, और हर चीज की ट्रांजैक्शन के हवाले से, हर चीज के हवाले से एफबीआर के पास रियल टाइम डाटा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंच रही होगी। अभी ट्रांजैक्शन काम इस तरह से करेगी कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने एक एफबीआर के वेब बेस्ड पोर्टल या कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट एक डिजिटल इनवॉइस इशू करनी है, और जितने भी स्वाप एजेंट्स हैं जिनको एफबीआर नोटिफाई करवाएगा एज अ स्वाप एजेंट, ये स्वाप एजेंट इस डिजिटल इनवॉइस के अगेंस्ट ही इन ट्रांजैक्शंस की पेमेंट कर रहे होंगे। हर ट्रांजैक्शन को एक यूनिक नंबर दिया जा रहा होगा जिसे स्वाप आईडी का नाम दिया जाएगा, और फिर फाइनली जब ट्रांजैक्शन की पेमेंट हो जाने के बाद उसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड हो जाएगा तो एक एसपीआर दैट इज स्वाप पेमेंट रिसिट स्वाप एजेंट टैक्स पेयर को इशू कर रहा होगा। ये एसपीआर बिल्कुल वैसा ही है जैसे करंटली सीपीआर कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिट इशू किया जाता है, यानी कि टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से एसपीआर इज द एविडेंस कि उसकी ट्रांजैक्शन पे टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट हुआ है, और वो इस एसपीआर की ही बेसिस पे अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट रिडक्शन या अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा होगा।
वो सारे स्वैप एजेंट्स जिनको एफबीआर बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन बाय वे ऑफ एसआरओ एक स्वैप एजेंट डिक्लेयर करेगा, उन सारे स्वैप एजेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने अपनी आईआरएस प्रोफाइल पे अपना स्टेटस अपडेट करना होगा एज अ स्वैप एजेंट, और जिस दिन एफबीआर नोटिफाई करवा देगा उस दिन की नोटिफिकेशन के बाद से जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी स्वैप सिस्टम के थ्रू ही प्रोसेस हो रही होगी। अब स्वैप सिस्टम के थ्रू जब ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगी तो फिर चाहे कोई ऐसी पेमेंट की जाए जो कि सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, चाहे कोई ऐसी पेमेंट की जाए जिसपे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ही विदहोल्डिंग से स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन अवेलेबल है, या फिर इवन कोई ऐसी पेमेंट की जाए जिसके अगेंस्ट टैक्स पेयर के पास कोई विदहोल्डिंग टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हो, सारी ट्रांजेक्शंस की पेमेंट इस स्वैप सिस्टम के थ्रू ही की जा रही होगी। चाहे किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट फुल पेमेंट की जा रही हो, चाहे किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट पार्शियल पेमेंट की जा रही हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कोई एडवांस पेमेंट की जाए, ये सारी पेमेंट स्वैप सिस्टम के थ्रू ही एग्जीक्यूट की जाएगी। और ये पेमेंट भी उस वक्त एग्जीक्यूट की जाएगी कि जब सामने वाला वेंडर, सामने वाला सप्लायर, सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर का CNIC, NTN और IBN नंबर एक दूसरे से रिकंसाइल कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऑब्लिगेशंस और रिक्वायरमेंट है रूल 49 के तहत जो कि एक स्वैप एजेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। फाइनली जब स्वैप एजेंट्स इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हुए ट्रांजेक्शन की पेमेंट स्वैप सिस्टम के थ्रू कर रहे होंगे तो हर स्वैप की ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट एक स्वैप आईडी, एक यूनिक नंबर जनरेट होगा और ट्रांजेक्शन की प्रोसेस होने के बाद स्वैप पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी। ये स्वैप पेमेंट रिसिप्ट बेसिकली टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि ट्रांजेक्शन के ऊपर इसका टैक्स डिडक्ट या टैक्स कलेक्ट हुआ है और इस टैक्स का वो अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट रिडक्शन या टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रूल के रूल 50 में स्वैप पेमेंट रिसिप्ट्स के मैंडेटरी पर्टिकुलर्स बयान किए गए कि स्वैप पेमेंट रिसिप्ट्स के ऊपर कौन कौन से मैंडेटरी पर्टिकुलर्स मेंशन हो रहे होंगे। इसमें स्वैप आईडी मेंशन होगा, स्वैप नंबर मेंशन हो रहा होगा, जो भी स्वैप एजेंट और जो भी सामने वाला सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर है इनके पर्टिकुलर्स मेंशन हो रहे होंगे। जिस भी चीज की पेमेंट होगी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी क्वांटिटी आ रही होगी। अगर एडवांस या पार्शियल पेमेंट्स की जा रही है तो पार्शियल पेमेंट्स की डिटेल आ रही होंगी। सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर की डिजिटल इनवॉइस का एक प्रॉपर नंबर आ रहा होगा। ट्रांजैक्शन की अमाउंट विद एंड विदाउट विदहोल्डिंग टैक्सेस का अमाउंट आ रहा होगा, किस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है और कितना अमाउंट टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है, ये चीजें स्वैप पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर मेंशन हो रही होंगी। जो भी एप्लीकेबल फेडरल सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी या प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है उनके पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे और इसके अलावा जो भी डिटेल्स एफबीआर नेसेसरी समझता है वो सारी डिटेल्स इस एसपीआर के ऊपर मेंशन हो रही होगी। बेसिकली एफबीआर बाय वे ऑफ एसआरओ बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एक डेट नोटिफाई करवा देगा और इस नोटिफाइड डेट के बाद जितने भी स्वैप एजेंट्स हैं उनको इन रूल्स की कंप्लायंस करनी है, खुद को एफबीआर के सिस्टम के साथ एज अ स्वैप एजेंट रजिस्टर करवाना है। ऑब्वियसली अगर कोई स्वैप एजेंट चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम सीक कर सकता है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ टाइम के अगेंस्ट कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से रजिस्ट्रेशन में डिले आ रहा है। एफबीआर के कमिश्नर को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो मैक्सिमम एक वक्त में 30 डेज और इन टोटालिटी मैक्सिमम 90 डेज की ही एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है, लेकिन अगेन अगेंस्ट अ प्रॉपर रीजन फॉर द डिले कि डिले किस वजह से अराइज हो रहा है। और इन केस कि अगर कोई स्वैप एजेंट विद इन टाइम खुद को एज अ स्वैप एजेंट रजिस्टर नहीं करवाता तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कुछ पीनल प्रोविजन इस स्वैप एजेंट पे अप्लाई होंगे। लाइक पहले हफ्ते के डिफॉल्ट के अगेंस्ट 50,000 की पेनल्टी अप्लाई होगी, अगले हफ्ते के सेकंड डिफॉल्ट के अगेंस्ट ₹1,00,000 की पेनल्टी अप्लाई होगी और सेकंड हफ्ते की डिफॉल्ट के बाद जितने सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट किए जाएंगे हर वीक के डिफॉल्ट के अगेंस्ट ₹50,000 की पेनल्टी इंपोज की जा रही होगी। तो ये स्वैप रूल्स के हवाले से एक ब्रीफ ओवरव्यू था। ब्रीफ में हमने इसकी डिटेल और मोडालिटीज वगैरह को कवर किया। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।